तो सबसे पहले यार यहां पे समझते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, या इनफैक्ट मैथमेटिक्स में मतलब लिमिट्स क्यों चाहिए। अभी तक सही चल रही थी लाइफ, अभी तक सब कुछ सही तो चल रहा था, अचानक से एक नया चैप्टर आ गया लिमिट्स, तो ये क्यों पढ़ना पड़ता है लिमिट्स, ठीक है। तो उसको भी आप थोड़ा सा समझो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझो। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये फंक्शन पकड़ा दिया, ये फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप बोलोगे सर ये कैसा फंक्शन है, ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और fx इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे x को क्या मैं कैंसिल कर सकता हूं, यही तो यहां पे सीखना है, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले आप एक काम करो, आप मुझे इस फंक्शन का डोमेन बता दो, है ना। जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, डोमेन निकालने के लिए हमने ये पढ़ा था कि यार जो डिनोमिनेटर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसका डोमेन आएगा सब कुछ एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि अगर x का वैल्यू जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, है ना। आप मान लो कि समथिंग अपॉन जीरो आ गया, नीचे अगर जीरो आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो डेफिनेटली इसका जो डोमेन है, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन है एवरीथिंग एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ये वाला जो फंक्शन है fx, ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन है जो जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है तो पहले आप जीरो पे तो कुछ कमेंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीरो पे ग्राफ ही नहीं है, जीरो पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, जीरो डोमेन में ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कि फंक्शन का नेचर कैसा होगा x इक्वल टू जीरो पे, फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा x इक्वल टू जीरो पे, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू जीरो पे, आप इन सवालों का जवाब आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, वहां पे कोई ग्राफ होगा ही नहीं, सब कुछ नॉट डिफाइंड चल रहा होगा, राइट। तो बेसिकली x इक्वल टू जीरो पे यहां पे हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर पा रहे, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया लिमिट्स का। लिमिट क्या करता है, आपको लिमिटिंग वैल्यू बताता है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। देखो जितने भी रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ा सा रिलेट करके समझो, जितनी भी ऐसी सिचुएशन होती है ना जहां पे मान लो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, हालांकि आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी आपकी बहुत आगे चली गई है, राइट। तो आप एग्जैक्टली भी मेजर कर सकते हो, बट अगर मान लेते जैसे पुराने जमाने में, एक जमाने में ऐसा भी था कि पॉसिबल नहीं था, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते थे हम। भाई अगर कोई चीज एग्जैक्ट नहीं निकलती है तो दूसरा स्टेप क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं हम। अगर कोई टफ कैलकुलेशन आ जाती है एग्जाम में, मान लो एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता पा रहा हूं तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता हूं, तो वही तो है लिमिट्स। लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालनी सीखनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी सीखनी है। ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है, बट फिर भी अगर मुझे एक अंदाजा लगाना है, एक एस्टिमेट लगाना है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है x इक्वल टू जीरो पे इस फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा, तो वो हम सीखेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। मतलब आपको ये समझ में आ गया ना कि लिमिट्स का काम क्या है। लिमिट्स का काम यह है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है ना, उस पॉइंट पे भी आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देगा, आपको एक लिमिटिंग वैल्यू बता देगा, जहां से आप बेसिकली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पीरियोडिक है, वन वन है, मेनी वन है, बट अगर कोई पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो वो कैसा फंक्शन होगा हम बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, ठीक है। तो वो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, उसका क्या वैल्यू होगा, वो सब बेसिकली हम एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ठीक है। अच्छा एक और चीज आप इसमें ध्यान से समझो, देखो ये जो ऊपर नीचे कैंसल करने वाली कहानी है ना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है 2 into 3 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या ऊपर नीचे इसमें 3 को कैंसिल करके ऐसा बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 आएगा? ऊपर नीचे कैंसिल तभी कर सकते हैं जब नॉन जीरो क्वांटिटी होता है। कैसा नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए? यहां पे 3 है तो 3 कैसा क्वांटिटी है? नॉन जीरो है, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही होता है कि नॉन जीरो है तो कैंसिल कर लो, अगर नेगेटिव है तो भी चलेगा, मतलब मान लो ऊपर -3 है, नीचे भी -3 है ना, तो आप इसमें भी कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 2, तो ठीक है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे जीरो आ गया मान लो, है ना, कि 2 into 0
डिवाइडेड बाय 0। तो क्या यहाँ पे कैंसिल करके इक्वल टू 2 बोल सकते हैं? ये नहीं कर सकते, राइट? ये गलत हो जाएगा अगर आपने ऊपर नीचे 0 0 कैंसिल और इक्वल टू, ये गलत है, राइट? ये सही है, ये सही है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। मतलब ऊपर नीचे कैंसिल कब कर सकते हैं? ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो अगर वो नॉन जीरो क्वांटिटी है तो। मतलब एक्चुअली अगर इस फंक्शन को मुझे ठीक से डिफाइन करना है ना, ध्यान से देखना है ना, ऊपर नीचे आप कैंसिल कर दो, लेकिन ऊपर नीचे कैंसिल तो तभी कर सकते हैं ना जब x का वैल्यू 0 नहीं है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यार ऊपर x स्क्वायर है, नीचे x है, मतलब बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ ना कि x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये लिखा हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि जो x है वो 0 नहीं है। अगर x 0 नहीं है तो फिर आप ऊपर नीचे कैंसिल करके यहां पे fx इक्वल टू x आ जाएगा। लेकिन जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? तो यहां पे नॉट डिफाइंड आएगा। मतलब यहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, x इक्वल टू 0 जो है वो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। तो एक्चुअली ये वाला जो फंक्शन है ना वो ये है। इसका ग्राफ पता है कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 0 पे कोई ग्राफ नहीं आएगा, बाकी हर जगह y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आएगा। fx इक्वल टू एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स। लेकिन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आएगा, बट कब आएगा? जब x 0 नहीं है तब। जब x 0 है तो कोई ग्राफ नहीं आएगा, मतलब 0 पे सर्कल आएगा और बाकी हर जगह y इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहां पे भी और यहां पे भी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा, बस एक पॉइंट मिसिंग होगा, बीच में से एक पॉइंट गायब कर दिया आपने, 0 पे 0 नहीं आएगा, 0 पे नॉट डिफाइंड आएगा एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, अब जब भी देखो हम लिमिट की बात करते हैं, अब ये लिमिट क्या है? जैसे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी हम फंक्शन के x इक्वल टू 0 पे हम कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो डोमेन में ही नहीं है। भाई जो हम इनपुट दे सकते हैं, जहां पे ग्राफ बनता है वहां पे हम कमेंट करते हैं ना फंक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पे 0 तो डोमेन में ही नहीं है। तो सिंस 0 डोमेन में नहीं है तो 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना, 0 पे क्या आ रहा है? नॉट डिफाइंड आ रहा है। बट मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है लिमिट्स का। तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिमिट, और ऐसे लिखते हैं x टेंडिंग टू 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब बेसिकली यहां पे मुझे अपना फंक्शन क्या है? अपना जो फंक्शन है वो ये है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो यहां पे एक नई चीज ये है कि ये टेंडिंग क्या होता है सर? आपने तो ऐसे लिख दिया x, फिर एरो बना दिया, 0 लिख दिया, है ना? तो इसका मतलब भी आप थोड़ा सा समझो। जब भी हम ऐसा लिखते हैं ना कि x इज टेंडिंग टू 0, और एक हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 0, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया ना, तो 99% चैप्टर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस होता है ना इन दोनों के बीच में, वो आप ठीक से समझना। जब भी मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू 0, मतलब x इज एग्जैक्ट 0, x इज एग्जैक्ट 0, मतलब ना ज्यादा ना कम, x का वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब 0 ही है, ना तो 0 से ज्यादा है ना ही 0 से कम है। लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि x इज टेंडिंग टू 0, इसको टेंडिंग भी बोलते हैं और अप्रोचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, x इज अप्रोचिंग 0, किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। x किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। तो टेंडिंग भी बोलते हैं, अप्रोचिंग भी बोलते हैं। तो जब भी ऐसा लिखा रहता है ना, तो इसका क्या मतलब होता है कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 कभी हो नहीं पाएगा, x का वैल्यू 0 कभी नहीं हो पाएगा, बट वो अप्रोच करता रहेगा, धीरे 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 0 की ओर बढ़ता रहेगा। मतलब बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा नंबर लाइन पे भी देखोगे, मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। नंबर लाइन ऐसा ही तो होता है ना। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो -1 पे अभी फिलहाल, है ना, ये आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस डायरेक्शन में चले जा रहे हो। ठीक है, आप ऐसे धीरे 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 चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, है ना, धीरे धीरे धीरे, मतलब छोटे छोटे कदम लेते लेते आप चलते जा रहे हो। आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, आप 0 की तरफ टेंड कर रहे हो, आप 0 की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप 0 पे कभी पहुंचोगे नहीं, है ना। मतलब यहां पे तो खैर पहुंच जाओगे, बट मैथमेटिक्स की दुनिया में आप ऐसा समझो कि ये जो डिस्टेंस है मान लो बहुत बड़ा है ना, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन 0 तक कभी पहुंचोगे नहीं, है ना। जैसे होता है ना कि हम भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम हर बार बोलते हैं, तो हम हर बार मतलब थोड़ा और शिद्दत से बोलते हैं कि भगवान इस बार
जेई में मेरा ऑल इंडिया रैंक इतना आ जाए, इतना आ जाए, बट हम कभी भी, है ना, मतलब हम कभी भी पहुंच तो नहीं सकते, राइट। अल्टीमेटली मतलब फाइनली तो भगवान के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। यस, तो मतलब बेसिकली ये टेंडिंग है, राइट, समझ गए ना। और सिमिलरली आप इस तरफ से भी अप्रोच कर सकते हो, आप राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हो, आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर, लेकिन अप्रोचिंग का मतलब यही होता है कि भाई एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो या तो 0 से थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे लिखते हैं 0 प्लस, या तो 0 से थोड़ा कम होगा। उसको रिप्रेजेंट ऐसे करता है 0 प्लस 0 माइनस। 0 प्लस 0 माइनस मतलब एक्स का वैल्यू या तो 0 से थोड़ा सा कम होगा या एक्स का वैल्यू 0 से थोड़ा ज्यादा होगा, बट एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होता है। जब भी ऐसा लिखा रहता है ना कि एक्स इज अप्रोचिंग 0, तो एक्स का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता, 0 के आसपास होगा। इसको हम नेबरहुड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट दिस इज नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है। एन डेल्टा ऐसे करके भी बहुत सारी बुक्स में रिप्रेजेंट करते हैं नेबरहुड। नेबरहुड को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है एन डेल्टा, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, नेबरहुड ऑफ 0। तो नेबरहुड ऑफ 0 भी इसको बोला जाता है, 0 के आसपास, लेकिन 0 नहीं हो पाएगा वो, समझ गए। तो डिफरेंस क्या है? यहां पे जो x है ना वो 0 नहीं है। अगर x 0 नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो x अगर 0 नहीं है तो fx इक्वल टू x आ जाएगा ना। तो बेसिकली अब आपका सवाल क्या हो गया? लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 और x आ गया खाली। अब आप बताओ कि अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा? 0 पे आप वैसे ग्राफिकली भी देख सकते हो, 0 पे y का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? वैसे x इक्वल टू 0 जब डालोगे तो y का वैल्यू एग्जैक्टली तो कुछ नहीं आएगा, बट अगर 0 के आसपास का डालते हो, मान लो कि मैंने x का वैल्यू एकदम 0 से थोड़ा सा इधर 0.000001, तो y का वैल्यू भी कितना आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग इतना ही आएगा, 0.0001। मतलब अगर मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, लिमिटिंग वैल्यू बतानी है, तो मैं आंसर क्या बताऊंगा? अप्रोक्सीमेटली 0 ही तो आ रहा है ना। जब x का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0 ही आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा। आप देखो ना, आप 0 के जस्ट राइट साइड में हो, है ना। यहाँ पे डायग्राम में तो फिर भी थोड़ा गैप आपको लगता है, बट जस्ट राइट साइड, अगर यहाँ पे 0 है तो उसके थोड़ा सा राइट साइड या थोड़ा सा लेफ्ट साइड भी आप जा सकते हो, दोनों तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्लियर है क्या? है ना। ओवरऑल यहां से बस आप इतना समझ लो कि लिमिट का काम क्या है। पहली बात तो लिमिट का काम यह है कि जहां पे फंक्शन डिफाइंड भी नहीं होता है ना, वहां पे आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के दे दी। देखो, अगर एक अंदाजा लगाना है, मान लो कि मुझे यहां पे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो बताओ कि अगर डिफाइन करना भी है मान लो मुझे, तो मुझे कहां पे करना चाहिए। तो यहाँ पे डायग्राम से भी आपको दिख रहा है कि 0 पे बेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि 0 पे 0 आएगा y का वैल्यू, तो ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, फिर ये ग्राफ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 0 पे 0 लिमिट निकल के आ रही है। तो लिमिटिंग वैल्यू इज ऑलवेज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। यस, तो ये आपको समझ में आ गया। और ऊपर नीचे कैंसिल तभी कर सकते हैं जब नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगर ऊपर नीचे 0 है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। जब भी हम लिमिट्स के सवाल करेंगे तो हमेशा टेंडिंग होता है। टेंडिंग मतलब कभी 0 तो हो ही नहीं पाएगा। अगर 0 नहीं हो पाएगा तो यहां पे आप कैंसिल कर सकते हो। तो जब भी आपको लिमिट के सवाल आएंगे ना, तो क्या हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हो। लिमिट के सवालों में ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर फंक्शन का वैल्यू पूछा होगा, जैसे मान लो यही सवाल आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि f ऑफ 0 बताओ, तो f ऑफ 0 का आंसर नॉट डिफाइंड है। क्या 0 पे फंक्शन डिफाइंड है? आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 स्क्वायर बाय 0 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 है ना। अगर डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड है। आपको यही बोलना पड़ेगा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। तो जब भी ऐसे लिखते हैं ना f ऑफ 0, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू आपको पुट करना है एग्जैक्ट 0, ना ज्यादा ना कम। लेकिन जब भी ऐसे लिखते हैं कि टेंडिंग टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू 0 कभी होगा ही नहीं, या तो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 0.000001, थोड़ा सा बड़ा। अब ये थोड़े से का कोई डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कितना सर, मतलब कितना थोड़ा, मतलब कितना थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा ही, जरा सा ही, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर 10 टू द पावर -23, है ना, केमिस्ट्री में आता है ना 10 टू द पावर -20, इतना छोटा या उससे भी ज्यादा छोटा, तो हम बोलेंगे उससे भी ज्यादा छोटा। मतलब उसका कोई यूनिट नहीं है कि इतना छोटा, बट बहुत 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 छोटा, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। जैसे फॉर एक और एग्जांपल ले लो। अगर मान लो कि आपको एक फंक्शन गिवन है
जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एफ ऑफ 2 बताओ और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 बताओ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, तो दोनों का आंसर बताओ। तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपको x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 पुट करना है। आप फंक्शन में अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ गया, न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 आ गया ना, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये होता है कि आपको x का वैल्यू एग्जैक्ट 2 डालना है। दिस इज दे आर आस्किंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा? अगर आपको कोई पूछेगा इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन आप बोलोगे कि भाई 2 पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना होता है, रूट का ध्यान रखना होता है, लॉग का ध्यान रखना होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ध्यान रखना होता है। इन सब चीजों का डोमेन आपको पता ही, अब तो डोमेन हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, और यहां पे क्योंकि लिमिट है तो x का वैल्यू 2 कभी हो पाएगा क्या? यहां पे लिखा हुआ है x इज टेंडिंग टू 2, तो x हमेशा टेंड करेगा, क्या इक्वल टू 2 हो पाएगा? x इज टेंडिंग टू 2 का मतलब ही होता है कि भाई x कभी 2 नहीं हो पाएगा, या तो x का वैल्यू 2 से स्लाइटली ज्यादा होगा 2.000001, या x का वैल्यू होगा 1.99999, 2 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, बट कभी 2 नहीं होगा। अगर x का वैल्यू कभी 2 नहीं होगा मतलब x माइनस 2 कभी 0 नहीं होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और अगर x माइनस 2 0 नहीं होगा तो क्या मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूं? ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि अब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, नॉन जीरो क्वांटिटी को कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या? बचा खाली ये, और उसमें आप x का वैल्यू 2 पुट कर दिया करो, तो 2 + 2 4 आ जाएगा इसका आंसर, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 है। बट एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं भी होता है ना, वहां पे भी आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो, यही तो उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फंक्शन डिफाइंड नहीं है बट फिर भी देखो लिमिटिंग वैल्यू निकाल के दे दी, तो यही उसका एप्लीकेशन है। रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गया ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि आपके पास बहुत सारा डेटा है कि इतने मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल, अब बीच में कोई नया मार्क्स आ गया है ना, आपको ये पता है कि 83 पे इतना होता है और 85 पे इतना होता है, 84 वाला नहीं पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा ना कि अच्छा इस पे इतना, इस पे इतना, तो बीच वाले पे बीच का होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये भी वही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, वही उसी को बोलते हैं लिमिट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी लिखा हुआ है x इज टेंडिंग टू a, इसका मतलब x का वैल्यू कभी भी a नहीं होगा, या तो वो a से थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं a प्लस, मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस h। ये h क्या होता है? h इज नथिंग बट इट इज अ वेरी 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 स्मॉल, है ना, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, इट इज वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये, और अगर या तो a से ज्यादा होगा या a से कम होगा। अगर a से कम है तो a माइनस h हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा माइनस कर दो, यहां पे थोड़ा सा प्लस कर दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कहीं पे आपको बोला है कि x इज टेंडिंग टू 5। ठीक है, इसका मतलब x का वैल्यू कभी भी 5 नहीं होगा, या तो x का वैल्यू होगा 5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसी को हम h बोलते हैं। ठीक है, ये जो बहुत छोटा नंबर है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर, इसी को h बोलते हैं, मतलब 5 से थोड़ा ज्यादा या 5 से थोड़ा कम। 5 में से ये माइनस कर दो, है ना, 5 से थोड़ा सा ज्यादा या 5 से थोड़ा सा कम। तो जब भी हम 5 को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, यहां पे देखो 5 प्लस, मतलब अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो ये 5 है, ये वाला जो नंबर है ना, जो इसके जस्ट राइट साइड में है वो 5 प्लस है, और जो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में है, यहां पे तो चलो हम जब भी मतलब डायग्राम बनाएंगे तो मैं ऐसा, देखो आपको काफी गैप दिखेगा, राइट, यहाँ पे थोड़ा सा गैप तो आपको दिख ही रहा है, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि यार देयर इज नो गैप। 5 है, 5 के जस्ट राइट साइड में जो होगा वो 5 प्लस है, 5 से थोड़ा सा ही बड़ा और 5 से थोड़ा सा ही छोटा। ठीक है, 5 प्लस 5 माइनस, और लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब LHL विल बी इक्वल टू RHL विल बी इक्वल टू फाइनाइट, है ना, मतलब एक बार इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एक बार आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, एक बार आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी,
और दोनों अगर बराबर है और दोनों फाइनाइट भी है, देन वी कैन से दैट लिमिट विल एग्जिस्ट। मतलब एक बार आपको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना पड़ेगा फंक्शन में, एक बार राइट साइड से, और अगर दोनों बराबर आ गया, इक्वल आ गया, फाइनाइट आ गया, देन वी कैन से दैट लिमिट विल एग्जिस्ट। ठीक है, यस और नो, ये समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझो और थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर मान लो कि x टेंडिंग टू 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये बोला है, तो आप देखो x इज टेंडिंग टू 1, अगर यहां पे मुझे RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा? राइट हैंड लिमिट मतलब आप इस फंक्शन में पुट करो 1 से थोड़ा बड़ा, x इज टेंडिंग टू 1, तो x का वैल्यू 1 तो कभी नहीं होगा, या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। तो RHL मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब 1 से थोड़ा बड़ा। तो अगर कोई नंबर है जो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। और कोई नंबर है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, जो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो कोई भी एक नंबर बताओ जो 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो वो आ जाएगा 0.9999 ना, ये। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहा है। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर बराबर नहीं है, LHL 0 है, RHL 1 है। तो इसका फाइनल आंसर अपने को क्या बोलना पड़ेगा? ये वाला जो सवाल है इसका फाइनल आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट DNE, DNE का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट। तो लिमिट का कोई भी सवाल आ जाए, आपको LHL RHL निकाल के देखना पड़ेगा। अगर बराबर आ गया तो ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अगर मान लो इधर भी 1 आता, इधर भी 1 आता, तो आंसर 1 होता। अगर इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, तो आंसर 0 है। बट अगर दोनों अलग अलग आ गया तो फिर आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अलग अलग वैल्यूज आ रही है। सो वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? यस। और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक ग्राफ आपको गिवन है ना, मान लेते हैं कि ये किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके का ग्राफ है। जैसे यहाँ पे ग्राफ ऐसे ऐसे था और बेंड हो गया, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर सर्कल है, बीच में डॉट आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे करके फिर स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। तो इस पॉइंट पे भी हम एनालाइज करेंगे। 4 पे अगर आप देखोगे तो इधर, है ना, इधर डॉट है, इधर सर्कल है, तो इधर भी ब्रेक हो रहा है, इधर भी ब्रेक हो रहा है। तो एक एक करके हर एक पॉइंट पे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप x इक्वल टू 1 पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करो। अगर देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1, आप मुझे यहां पे 3 चीजें बता दो। f ऑफ 1 का वैल्यू बता दो, f ऑफ 1 प्लस बता दो, और f ऑफ 1 माइनस बता दो। तो x इक्वल टू 1 पे एग्जैक्टली जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है? 2 है ना। जब x का वैल्यू 1 है तो यहां पे ये डॉट है ना, यहां पे डॉट है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 2 है। तो f ऑफ 1 का वैल्यू तो 2 है। ये समझ में आया? जब x का वैल्यू 1 है, ग्राफ से आप देखो, ग्राफ गिवन है, तो 1 पे y का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। अब 1 प्लस पे बताओ, अगर x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, यहां पे ये 1 प्लस है, तो अगर x का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0 ही आएगा ना, 0 से थोड़ा ऊपर आ रहा है, देखो, है ना, 0.00001 है, ऐसा कुछ होगा। तो आपको हमेशा लिमिटिंग वैल्यू बताना होता है। ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? 0 ही तो है, तो इसका आंसर 0 आएगा। समझ गए? 1 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, सो ये 0 आ गया। 1 माइनस पे बताओ, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा कम। अभी आप इसको हटा दो, आप देखो कि अगर 1 माइनस पे फंक्शन का, ये 1 माइनस है, अगर 1 से थोड़ा कम है, x का वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ा सा कम है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आएगा, राइट, 3 आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो ये 3 है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ द फंक्शन, ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन fx जिसका ग्राफ गिवन है, तो यहां पे देखो 1 प्लस पे अलग वैल्यू है, 1 माइनस पे अलग वैल्यू है। तो इसी को तो हम बोलते हैं RHL और इसी को हम बोलते हैं LHL। तो LHL और RHL बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और फंक्शन डिफाइंड है ना। क्या फंक्शन डिफाइंड है? यस, फंक्शन डिफाइंड है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली जो फंक्शन और लिमिट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि फंक्शन डिफाइंड है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करनी ही चाहिए।
या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन डिफाइंड होना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये डिफाइंड भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, सब कुछ डिपेंड करता है LHL RHL पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ x इक्वल टू 4 पे, अगर मुझे 4 पे ये सारी की सारी चीजें मुझे एनालाइज करनी है तो यहां पे बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी? x इक्वल टू 4 पे क्या क्या वैल्यूज आएगी? तो x का वैल्यू जब एग्जैक्टली 4 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग तो यहां पे डॉट है ना, सिंस यहां पे डॉट है तो ये कितना वैल्यू आएगा? 2 आएगा। तो x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू 2 है, तो ये तो 2 है। 4 प्लस पे देखो 4 से थोड़ा सा ज्यादा, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो फिर भी सेम ही वैल्यू है, यहां पे 2 है। ठीक है, फिर 4 माइनस पे देखो, 4 माइनस मतलब 4 से थोड़ा सा कम, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यू देखोगे तो लगभग 1 ही आएगा, 1 से थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब 1। ठीक है, तो ये LHL और RHL अलग अलग है। तो अगेन आंसर क्या आएगा? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस फंक्शन में लिमिट x टेंडिंग टू 4 तो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, फंक्शन डिफाइंड है एट x इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 पे भी आपको समझ में आ गया। 6 पे बताओ, 6 पे अगर मैं आपसे पूछूंगा f ऑफ 6, यहां पे बता दो इनफैक्ट। ठीक है, f ऑफ 6 प्लस और f ऑफ 6 माइनस, ये तीनों बताओ। तो x इक्वल टू 6 पे जो y का वैल्यू है दैट इज 1। ठीक है, 6 प्लस पे 6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा 2। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो 6 से थोड़ा सा कम, उसके कोरस्पॉन्डिंग भी जो वैल्यू है वो भी 2 है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर यहां पे अगर आपको लिमिट पूछी गई है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 6 ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है 2। यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन भी डिफाइंड है। देखो f ऑफ 6 का वैल्यू 1 है, फंक्शन भी डिफाइंड है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे आप इसको एनालाइज कर सकते हो। जैसे मुझे -2 पे एनालाइज करना है, तो -2 पे आप इसको एनालाइज करके बताओ। ठीक है, तो f ऑफ -2 निकालो, f ऑफ -2 प्लस निकालो और f ऑफ -2 माइनस निकालो। तो -2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है? 3 है ना। -2 से थोड़ा सा ज्यादा, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी 3 है, यहां पे भी 3 है, और -2 से थोड़ा सा कम, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी लगभग 3 ही आएगा अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो कितना 3, ये जो होता है ना, मतलब आपको थोड़ा सा ही लेफ्ट साइड में लेना होता है। आपको यहाँ पे डायग्राम से ऐसा लग रहा होगा कि सर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम आ रहा है, बट यार ये पॉइंट भी तो आपको एकदम पास में लेना होता है, -2 से थोड़ा सा ही कम, एकदम पास में। ठीक है, तो ये लगभग 3 के आसपास ही आएगा वैल्यू, 3 से थोड़ा सा कम आएगा बट लगभग 3। तो यहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सिमिलरली आप किसी भी पॉइंट पे एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको x इक्वल टू 2 पे एनालाइज करना है तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू 3 है। ठीक है, f ऑफ 2 कोई पूछेगा तो वो 3 है। 2 प्लस पे बताओ, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी 3 ही है। ठीक है, इधर भी 3 आएगा। और f ऑफ 2 माइनस, तो 2 माइनस के कोरस्पॉन्डिंग भी फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी वही है, ये भी 3 है। मतलब यहाँ पे भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया लिमिट का कॉन्सेप्ट। एक और सवाल करते हैं, है ना। ये जो सवाल है दिस इज जेईई मेन का PYQ, इसको आप एक बार ट्राई करो। tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी लिमिट का सवाल आएगा आपको LHL RHL निकाल के देखना पड़ेगा। अगर LHL RHL बराबर नहीं है तो आंसर आता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी एक ऑप्शन ऐसा होता है ना तो हमेशा आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों निकालो आप। तो यहां पे सबसे पहले एक बार आप इसमें पुट कर दो, एक अपने को देखो ये निकालना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos, और x का वैल्यू अपने को पुट करना है एक बार π/2 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, एक ये निकालो और एक ये निकालो, मतलब LHL और RHL निकालना पड़ेगा ना। x का वैल्यू π/2 से ज्यादा और एक बार π/2 से कम। ठीक है, तो ये सवाल है। आप tan इनवर्स cos x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आपको एक बार इसमें पुट कर दो π/2 से थोड़ा ज्यादा और एक बार π/2 से थोड़ा कम। तो ये बेसिकली आपका RHL है, राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब दोनों का वैल्यू निकालो। देखो ये जो ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर रखा है हमने, दैट इज द ग्राफ ऑफ cos x। ये cos x का ग्राफ है, दिख गया। cos x का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, 0 पे इसका वैल्यू 1 होता है,
ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, है ना, क्योंकि cos 90 0 होता है, पाई बाई 2 cos 90 0 होता है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पाई बाई 2। तो अगर मैं पाई बाई 2 प्लस की बात करूंगा, है ना, पाई बाई 2 से थोड़ा सा ज्यादा, पाई बाई 2 प्लस, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो कुछ नेगेटिव आएगा ना, -0.0 ऐसा कुछ आएगा, समथिंग लाइक दिस, -0.001। तो पाई बाई 2 से ज्यादा अगर आप इसकी बात करोगे, cos पाई बाई 2 प्लस, है ना, देखो जब अगर cos पाई बाई 2 की बात करें, आप ऐसे समझो cos पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन मुझे पाई बाई 2 पे नहीं चाहिए, मुझे तो पाई बाई 2 प्लस पे चाहिए, कि पाई बाई 2 से अगर थोड़ा सा ज्यादा इसमें डालेंगे, है ना, x का वैल्यू, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू निकल के आएगा वो ये निकल गया है, तो इसका वैल्यू होता है ये। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना आपको, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा इसका, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, नेगेटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, मतलब tan इनवर्स के अंदर क्या जाएगा, tan इनवर्स के अंदर -1 जाएगा, तो माइनस तो बाहर निकल जाता है, और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो ये आंसर आ रहा है फॉर RHL। ये तो हमने निकाला RHL। अब सिमिलरली आप निकालो LHL, तो LHL के लिए पाई बाई 2 माइनस, अब आपको पुट करना है पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है, मतलब अगर इसकी बात करी जाए कि cos पाई बाई 2 माइनस, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.0001 ऐसा कुछ आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, तो tan इनवर्स के अंदर क्या जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 0 दिख गया ना आपको, तो tan इनवर्स के अंदर 0 जाएगा, वो तो 0 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL और RHL बराबर ही नहीं है, समझ गए ना। तो आपको हमेशा ऐसे देखना पड़ेगा, LHL RHL अलग अलग निकाल के, स्पेशली ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवालों में तो अलग ही निकालना पड़ता है, क्योंकि जनरली वो अलग ही आता है ना, 0 से बड़ा हो गया तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है 0.1 का, और -0.1 का -1 हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ना सडनली, तो यहाँ पे इसीलिए दोनों निकालने पड़ते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें आपको पढ़ना है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, एक एक करके ये साथ के साथ आपको पढ़ने हैं, जो भी सवाल एग्जाम में आएगा वो इन सातों में से ही आएगा, या तो 0/0 का आएगा या ∞/∞ का आएगा, तो ये साथ के साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपको एक एक करके पढ़ने हैं। कौन कौन से होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये 0/0 होता है, ∞/∞, 0 into ∞, ∞ - 0 की पावर 0, ∞ की पावर 0 और 1 की पावर ∞, ये साथ के साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। अब आप बोलोगे सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का क्या मतलब, इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने देखा था ना कि x² - 4 अपॉन x - 2, ये 0/0 ही तो है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लिमिट x टेंडिंग टू 2 की, है ना, आप इसमें x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्या मतलब है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल नहीं आते हैं बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो ये आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्या मतलब, और ये साथ ही क्यों होते हैं, है ना, कोई किसी के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों नहीं है ना, 0 की पावर इन्फिनिटी क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये साथ ही क्यों है, 8 9 10 11 12 क्यों नहीं है, और भी तो बन सकता है ना इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जैसे 0 की पावर 0 है, 0 की पावर इन्फिनिटी क्यों नहीं है, सात ही होते हैं पूरी दुनिया में, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ही होते हैं, इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। 0 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी की पावर 0 है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी वो भी नहीं है, ठीक, तो ये जो 7 लिखे यही है। अब ये ऐसा क्यों, तो इसको समझो, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वही बात है ना कि अगर मैं इसको एक फंक्शन मान लूं, इसको अगर मैंने एक फंक्शन मान लिया, तो क्या मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन बता पाऊंगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन नॉट डिफाइंड आएगा एट x = 2, x = 2 पे क्या हम फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, फंक्शन तो नॉट डिफाइंड है,
x इक्वल टू 2 पे हम फंक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बट फिर भी क्या मैं उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल पाऊंगा? अगर मैंने जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाला भी था ना, कितना आया था, हमने x माइनस 2 को ऊपर नीचे कैंसिल करके इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला भी था और वो 4 आया था, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब एक सुंदर सा आंसर आ रहा है। तो फंक्शन डायरेक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइनाइट भी निकल के आता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जिनको डायरेक्टली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो अगर मान लो अब आपका जो डाउट था कि सर इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों नहीं है, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वैल्यू तो यार इनफाइनाइट ही आता है ना, तो क्या फाइनाइट वैल्यू आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन इन सब का फाइनाइट वैल्यू आएगा। जब आप 1 की पावर इंफिनिटी करोगे ना, आंसर आपका फाइनाइट आएगा। 0 की पावर 0 करोगे ना, आंसर आपका फाइनाइट आएगा, है ना। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी करोगे, आंसर आपका फाइनाइट आएगा। 0 इंटू इंफिनिटी करोगे, आंसर आपका फाइनाइट। इसका तो बेस्ट एग्जांपल है, आप फिजिक्स में जो इम्पल्स पढ़ते हो। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में, ये इम्पल्स पढ़ते हैं, राइट। तो इम्पल्स क्या होता है? एफ डी टी होता है ना। एफ डी टी मतलब एक बहुत ही बड़ा, जैसे मान लो कि मैं अभी तो खैर ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बट मान लेते कि ऑफलाइन क्लास चल रहा होता और कोई अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो एकदम से उसको इधर बुलाया और जोर से चांटा मारा है, जोर से थप्पड़ मार दिया। तो ये जो बहुत ही लार्ज फोर्स होता है, बहुत ही लार्ज फोर्स बहुत ही छोटे टाइम, मतलब थप्पड़ मारने में कितना टाइम लगेगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जैसे हो गया बस ठीक है। तो ये बहुत ही लार्ज फोर्स, ये बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स होता है ना। ये हमने लगाया बहुत ही छोटे टाइम के लिए। जैसे मान लो फोर्स आपका है 10 टू द पावर 5, बहुत ही ज्यादा होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ठीक है। और इसको हमने लगाया 10 टू द पावर -4 सेकेंड्स के लिए, बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाया। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है इन्फिनिटी, और ये बहुत छोटा वैल्यू है 0, ऑलमोस्ट 0। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनका सुंदर आंसर आता है। देखो, बहुत बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई बहुत छोटी वैल्यू, तो अल्टीमेटली फाइनाइट वैल्यू। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट जब अल्टीमेटली सॉल्व करके निकालोगे तो फाइनाइट आंसर आता है। इन सब में फाइनाइट आंसर आएगा, इसीलिए इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब IIT जेई निकालना है, जेई एडवांस निकालना है, तो ये सब बकवास है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो करना ठीक है। ये 7 होते हैं और ये 7 तो आपको याद होने चाहिए एकदम मुंह जबानी। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन दोनों को एक साथ याद करना होता है। 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को एक साथ याद करो। इसमें ऐसे याद कर लो कि पावर 0 होना चाहिए, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, पावर 0, ठीक है। और लास्ट वाला होता है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, और फिर इनको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। तो एक एक करके अब मेथड सीखेंगे। तो देखो, ये दोनों जो है ना, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इनको सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब इन दोनों का सेम मेथड होता है, फिर इन दोनों का भी सेम मेथड होता है। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। पहले ये पढ़ेंगे दोनों, फिर ये पढ़ेंगे दोनों, फिर इन दोनों का भी सेम मेथड होता है, तो ये भी एक साथ पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ये। जब तक ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो लिमिट्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही करना है अपने को। पूरे चैप्टर में एक एक करके इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ही आते जाएंगे। पहले लेक्चर में हो सकता है ये आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये एक एक करके पढ़ते जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाले सवाल आएंगे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला कोई भी सवाल आ जाए। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पे एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0/0 का सवाल है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे यही एग्जांपल ले लो, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 2x² डिवाइडेड बाय ये आ गया मान लो। तो यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये 0/0 है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ये कौन सा वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो उसके लिए सिंपल ये करना होता है कि x का वैल्यू जो भी यहां पे टेंड कर रहा है ना, वो वैल्यू आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। सीधा सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपको पता चलेगा।
कैसे पता चला कि 0/0 है? डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से। ये समझ में आया? 0/0 आ गया ना ये। तो कैसे पता चलता है कि 0/0 है कि ∞/∞ है? डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से पता चलता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई 0/0 है। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं, या तो फैक्टराइज करो, या रैशनलाइज करो, या तीसरा मेथड होता है लॉपिटल मेथड। ठीक है, लॉपिटल रूल उसको बोलते हैं, या LH रूल आप बोल सकते हो, शॉर्ट में इसको बोला जाता है LH। ठीक है, तो LH रूल, लॉपिटल रूल। ठीक है, यस। तो ये 3 मेथड होते हैं, या तो फैक्टराइज करो, या रैशनलाइज करो, या लॉपिटल लगा लो। लेकिन ये ध्यान रखना कि लॉपिटल हम लगा सकते हैं ओनली फॉर 0/0 एंड ∞/∞। लॉपिटल इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस टू। इसके अलावा अगर कोई फॉर्म जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, या 0⁻0 है, वहां पे लॉपिटल नहीं लगा सकते। वहां पे फैक्टराइज रैशनलाइज वहां पे भी कर सकते हैं, बट लॉपिटल खाली इन दोनों में ही लगता है। अब ये लॉपिटल क्या होता है वो सब देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना है। ठीक है, एंड में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा बिल्डअप चल रहा है इसका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एग्जाम में ये सवाल आ गया। एग्जाम में एक चीज आप लिख लो, इनफैक्ट अगर आपको लिखना है ना अपने नोट्स में, तो ये लिख लो कि चाहे कोई भी सवाल आ जाए लिमिट्स का, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकालना होता है। सबसे पहला काम आप यही करोगे, चाहे कोई भी सवाल हो, XYZ, उससे मतलब नहीं है। लिमिट का आपने सवाल देखा, सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? डायरेक्टली पुट कर दोगे। तो x का वैल्यू डायरेक्टली 2 पुट कर दो, तो ऊपर कितना आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है एक बार बताओ। देखो नीचे तो 0 आ रहा है, ठीक है, ऊपर भी 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइज, रैशनलाइज, लॉपिटल। रैशनलाइज तो तभी करेंगे ना जब रूट वाले कुछ टर्म्स होंगे। यहां पे कुछ रूट है नहीं, तो यहां पे रैशनलाइज तभी करते हैं जब रूट वाले टर्म होते हैं। तो यहां पे आप 2 मेथड से कर सकते हो, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो इस सवाल को, या लॉपिटल लगा के इस सवाल को कर सकते हो। तो एक एक करके समझते हैं। फैक्टराइजेशन तो मेरे ख्याल से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको फैक्टराइज कर लो। अगर मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया तो x-2 और x-3, ठीक है, और इसको फैक्टराइज कर लिया तो x-2 और x+2। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं क्या? लिमिट के सवाल में कर सकते हो, क्योंकि लिमिट में x टेंडिंग टू 2 होता है, राइट। वही वाला लॉजिक है कि भाई x इज टेंडिंग टू 2, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब x माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर दो, x-2 0 नहीं है, नॉन जीरो क्वांटिटी है। नॉन जीरो क्वांटिटी को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसीलिए आपने कैंसिल कर लिया। जैसे ही आपने कैंसिल कर लिया तो अब क्या बचा? अब ये बचा, तो बस अब इसमें आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दो, है ना। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से कितना आ गया? -1/4 आएगा इसका आंसर। तो इस पूरे फंक्शन का जो x = 2 पे लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो ये आएगा। तो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। मतलब बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, ऊपर नीचे कैंसिल करना है। जिस फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी वो यही फैक्टर है ना, इसकी वजह से ही 0/0 बन रहा था, तो जो रास्ते का काटा था उसको हटा दिया, तो अब ये 0/0 नहीं आएगा, अब ये कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगा। समझ गए? तो फैक्टराइजेशन मेथड का पर्पस ही यही है, क्या फैक्टराइज करो, कुछ कुछ कैंसिल करो। इससे फायदा ये हो जाएगा कि जो रास्ते का काटा था वो हट गया, अब ये कैंसिल हो गया। एक बार कैंसिल हो गया तो डायरेक्टली पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब लॉपिटल मेथड क्या होता है? लॉपिटल में आप क्या करते हो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हो। अब डिफरेंशिएट करना कितने लोगों को नहीं आता है? डिफरेंशिएट करना वैसे आता ही होगा यार, इतना तो आप फिजिक्स में भी पढ़ ही लेते हो। तो लॉपिटल रूल में क्या करना होता है? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो, अलग अलग। देखो, आपको क्वोशंट रूल नहीं लगाना होता है। न्यूमरेटर इंडिपेंडेंट है, डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है, तो खाली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो। x² का डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन -5, और 6 का तो खैर 0 ही हो जाएगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, और -4 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया। ठीक है, हमने ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दिया और नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट कर दिया। और अब आप x का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 × 2 -5, और नीचे आ गया 2 × 2, तो अल्टीमेटली देखो वही आंसर आ रहा है, -1/4 ही आएगा।
तो चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, लॉपिटल मेथड से क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करके फिर आप x का वैल्यू 2 पुट कर दो। तो पहले डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग, और फिर x का वैल्यू पुट कर दो 2, तो आंसर आ जाएगा। तो लॉपिटल से भी आप कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो अल्टीमेटली, लेकिन लॉपिटल मेथड तभी एप्लीकेबल है, आप लिख लो यहाँ पे स्टार, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। स्टार क्या है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर, मतलब ये इतना सिंपल मेथड है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, अभी तो खैर छोटे छोटे सवाल है तो आपको फिर भी इजी लग रहा होगा, बट दिस मेथड इज एक्चुअली वेरी इजी। भाई डिफरेंशिएट ही तो करना है, फिर वैल्यू पुट कर देना है, तो ये इतना आसान है कि आपको मन करेगा हर जगह लगाने का, लेकिन ये याद रखना कि इट इज वैलिड ओनली फॉर 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी लगाओगे तो लग तो जाएगा, लेकिन आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है बार बार। ठीक है, तो यस, चलो एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल। इस सवाल को भी आप लॉपिटल से भी करके दिखाओ और फैक्टराइजेशन से भी करके दिखाओ। सबसे पहले लेकिन फॉर्म चेक कर लो, 0/0 है क्या ये, x का वैल्यू पुट करो 1, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करना होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये तो log 1 आ जाएगा ना, log 1 तो 0 ही होता है, ये भी log 1 वो भी 0 ही होता है, -1, और नीचे आपके पास है 1 का स्क्वायर -1, तो ये 0/0 ही आ रहा है। तो सिंस दिस इज 0/0, या तो फैक्टराइज करेंगे या लॉपिटल लगाएंगे, क्योंकि रूट तो है नहीं, अगर रूट होता तो रैशनलाइज करते। इसका भी हमने गाना बना दिया है, ठीक है, आप ऐसे याद रखो, रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, रूट दिखे ही नहीं तो फैक्टराइज करो फिर। ठीक, तो यहां पे फैक्टराइज करना पड़ेगा लिमिट। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे आप, अब फैक्टराइज करना एक कला है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहां पे अपने को दिख रहा है कि यार इन दोनों को क्लब कर लो, तो x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं ये, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले को क्लब कर लिया, और इन दोनों को क्लब कर लेंगे तो यहां से कॉमन आ जाएगा log x, मतलब ln x, ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा x -1। ठीक है, और नीचे वाले को भी फैक्टराइज कर लेना, तो वो हो जाएगा x -1 और x + 1। अब देखो x -1 कैंसिल हो जाएगा ना हर जगह, तो जो रास्ते का काटा था वो गया, x -1 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x इज टेंडिंग टू 1, तो x कभी 1 होगा नहीं। ठीक है, तो बस अब बचा क्या, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x + 1 बच गया, ln x बच गया, और नीचे है x + 1। अब जो भी बचा कुचा होता है उसमें x का वैल्यू 1 पुट कर दिया करो, तो आंसर आ जाएगा 1 + 1 + ln 1/1 + 1। तो ये तो 0 होता है, log 1 0 होता है, तो 2/2 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहां से तो 1 आ रहा है। अब लॉपिटल लगा के देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, x इज टेंडिंग टू 1, डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक है, प्लस अब यहां पे देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आता है ना सबको, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इसका डिफरेंशिएशन तो 1/x, और प्लस ये वाला फंक्शन ln x इनटू x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही है। ठीक है, तो ये आएगा अल्टीमेटली फर्स्ट फंक्शन x log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x इनटू x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, log बेसिकली बेस e है तो ln x है ये, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो -1/x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, नीचे इसका डिफरेंशिएशन 2x, और इसका तो खैर 0 आ जाएगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो ये आ गया, और अब ये जो भी बचा हुआ है उसमें आप x का वैल्यू 1 पुट कर देना, तो 2 प्लस ये आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब 1 प्लस ये log 1, तो log 1 0, और ये आ गया, और नीचे 2 × 1 आ गया। तो अल्टीमेटली देखो कितना आ रहा है, ये भी वही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, आपको जिस मेथड में मजा आए, ये भी है ये भी है, तो फैक्टराइज करके कैंसिल कर लिया करो, या लॉपिटल। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन अगेन लॉपिटल इज ओनली वैलिड फॉर 0/0 एंड ∞/∞ ओनली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जैसे ये इस तरह का सवाल आ गया जिसमें रूट है, ये भी 0/0 है, ध्यान से देखो क्या ये 0/0 है, पहले तो आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो,
√2 माइनस √2 अपॉन 0, मतलब ये 0/0 दिख गया, ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो क्या करेंगे, या तो लॉपिटल लगा सकते हो या रैशनलाइज कर सकते हो, फैक्टराइज तो होगा नहीं ना ये, ठीक है। तो रैशनलाइज कर लो, यहाँ पे रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, ठीक है। मेथड यही है, यहाँ पे लिख लो, रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, ठीक है। रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, बस यही मेथड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, तो इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है ना। तो ये है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 + x + √2, और नीचे भी आ जाएगा √2 + x + √2। तो अब ये दोनों क्लब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कर लो क्लब, तो अल्टीमेटली 2 + x, ये क्या आ जाएगा, a² - b² ना, a - b a + b, तो अल्टीमेटली 2 + x - 2 ऐसा आ जाएगा, राइट। 2 + x - 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x ही बचेगा खाली, है ना। जब आप यहाँ पे a² - b² लगाओगे तो ये पूरा आ जाएगा x, तो ये x और ये भी x कैंसिल हो जाएगा, दिख गया ना, ऊपर x बनेगा, नीचे भी x बनेगा, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, तो बचा ये, ऊपर खाली 1 बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, और नीचे ये बचेगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसमें x का वैल्यू 0 पुट कर देना, मतलब अल्टीमेटली जो आपका आंसर है वो ये है, ठीक है। 1/2 √2 इज द फाइनल आंसर। चमक गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रूट दिखे तो रैशनलाइज करो, 0/0 में 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइज, रैशनलाइज, लॉपिटल। कर लोगे 0/0 या ∞/∞ का, कोई भी सवाल आए तो यही होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक बार लॉपिटल लगा के दिखाओ, कितने लोगों का डिफरेंशिएशन थोड़ा स्ट्रांग है ना। तो अगर आप देखो, इसमें डिफरेंशिएट पहले ऐसे लिख लो आप, है ना। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ये √2 लिखा हुआ है, अपॉन x लिखा हुआ है, और इसमें लॉपिटल लगाओ। अब आप, ये 0/0 फॉर्म है, पहले चेक कर लो, यस ये 0/0 है, हमने पहले भी चेक किया था, राइट। 0/0 तो है, तो क्या लॉपिटल लगा सकते हैं, हाँ सर लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल कैसे लगाते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 + x की पावर 1/2 - 1 आएगा, n, ये पता ना, n × x की पावर n - 1, यही तो होता है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर √2 तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और नीचे x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब जो भी बचा हुआ है उसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो अल्टीमेटली 1/2 और 2 की पावर ये कितना बन जाएगा, -1/2, तो ये वही आ गया ना अल्टीमेटली, लाइक दिस इज 1/2 √2, दिख गया। तो आंसर आपका सेम ही आएगा, आप चाहो तो लॉपिटल से कर लो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लो। अब ये इस मेथड के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा बेसिक डिफरेंशिएशन एटलीस्ट आना चाहिए। एक जेई का सवाल ट्राई करो, है ना, ये PYQ है, इसको आप ट्राई करो। तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि f(2) का वैल्यू 4 है, ये गिवन है, और ये वाली लिमिट आपको निकालनी है। तो जब भी लिमिट का सवाल आएगा, सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसमें x का वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करना होता है, राइट। तो 2² f(2) - 4, जहां पे x आपको दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया, और नीचे अगर आप देखोगे तो 2 - तो कितने लोगों को दिख गया कि ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है ना। ये 4f2 - 4f2 और नीचे 2 - 2, तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म होता है तो बेस्ट मेथड क्या होता है, बेस्ट मेथड लॉपिटल होता है। तो लॉपिटल लगा दो, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो खाली x² का डिफरेंशिएशन आएगा, तो 2x, ठीक है, -4, और fx का डिफरेंशिएशन f'(x), ऐसे ही तो लिखते हैं ना, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, राइट, f'(x), और नीचे क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0, तो ये आ गया। और अब जो बचा हुआ है उसमें आप पुट कर दो x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 × 2 4 हो गया, 4f2 आएगा, यहाँ पे 4f2 बनेगा, -4f'(2) बनेगा, और नीचे है 1,
तो बस अब इन दोनों का वैल्यू आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट कर दो। 4 इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू गिवन है 4। इतना आसान सवाल आता है कभी कभी, मतलब लिमिट्स यार इजी चैप्टर है तो इसमें आसान सवाल ही आएंगे। तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है क्या? फाइनल आंसर आपका डी है। ठीक है, तो समझ में आ गया, लॉपिटल लगा दो और क्या, सबसे बेस्ट मेथड वही है। ठीक है, तो ये चमक गया। और आगे बढ़ता है, ये वाला सवाल, ये भी जेई मेन का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इसको ट्राई करो। लिमिट में ऐसे छोटे छोटे सवाल ही आते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई करो। यहां पे देखो एफ एक्स गिवन है पूरा का पूरा, दिस इज एफ एक्स और नेचुरल नंबर एन। अच्छा, तो आपको एन का वैल्यू निकालना है। इफ दिस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर n f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ x अपॉन x माइनस 1, ये लिमिट 44, मतलब ये बेसिकली थोड़ा सा उल्टा सवाल है। लिमिट का वैल्यू गिवन है और n का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो, पहला स्टेप क्या होता है, लिमिट का, दुनिया का लिमिट का कोई भी सवाल आ जाए, सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करना होता है। तो ये बन जाएगा 1 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1। तो ये 0/0 दिख गया ना, दिख गया कि ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो क्या लॉपिटल लगा सकते हैं? लगा दो बस। हाँ, वही बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, लॉपिटल इज द बेस्ट। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, और ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, माइनस यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो ये आ गया। और अब जो बचा हुआ है उसमें आप x का वैल्यू 1 पुट कर दो। तो x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, है ना, ये पूरा 1 हो जाएगा। n इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एफ डैश ऑफ 1, और नीचे तो 1 है ही, इसका वैल्यू आना चाहिए कितना, 44 आना चाहिए ना। तो ये, तो यहां से n का वैल्यू आपको निकालना है। तो n इंटू एफ ऑफ 1, तो इसमें 1 पुट कर दो। तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 + 2 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 आएगा ये। ठीक है, एफ ऑफ 1 मतलब x का वैल्यू 1 पुट कर दिया। और एक बार आपको एफ डैश, अच्छा तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश ऑफ x कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू एक्स का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 3x², इसका डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, कांस्टेंट का तो 0 ही होता है। तो ये है, और इसमें आपको पुट करना है 1। ठीक है, एफ डैश ऑफ 1, तो एफ डैश ऑफ 1 निकालो। तो ये हो गया 14 और 5, तो कितना 19 आ रहा है। तो ये 19 आ रहा है, इक्वल टू 44 आ रहा है। तो n का वैल्यू बताएगा कोई, यहां से n का वैल्यू आ जाएगा 19 + 44 डिवाइडेड बाई 9। सो ये कितना है, सो दिस इज 63/9, हाँ 7 आ जाएगा, सही बात है। ठीक है, 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस। न्यूमेरिकल में ये आया था। ठीक है, तो ये भी सिंपल सवाल है, इजी पीजी। एक और सवाल करो, ये भी जेई मेन का ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब जेई मेन के ही है सवाल, पीवाईक्यूज। तो यहां पे भी 0/0 दिख गया, क्योंकि x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये सारे 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा n नंबर ऑफ टाइम्स। तो 1 + 1 + 1 ऐसा n नंबर ऑफ टाइम्स, n - n, और नीचे 1 - 1, तो 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएट कर दो, है ना, x टेंडिंग टू 1, और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर 3x², ऐसे करते करते इसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n - 1, और ये तो कांस्टेंट है तो उसका 0, और नीचे वाले का 1 - 0, और इसका वैल्यू फाइनली हम चाहते हैं कि 820 आ जाए। तो बस अब आप डिफरेंशिएट कर दिया ना, अब x का वैल्यू 1 पुट कर दो। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 820, मतलब n इंटू n + 1, और डिवाइडेड बाई 2 जो होगा ना उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 1640 आ रहा है। ठीक है, 1640। तो n का वैल्यू कितना, ये मेरे ख्याल से है 40 × 41 है क्या, एक बार चेक करो। हाँ, यही आएगा ना। तो n का वैल्यू 40, बस आ गया।
ठीक है, n इक्वल टू 40 आएगा भाई। 40 इंटू 41 करोगे तभी आएगा ना, n+1/2 होता है, तो 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो दिस है ना n इक्वल टू 40। ठीक है, इसमें आप मतलब क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने मत बैठ जाना, ये थोड़ा सा आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो काम करना चाहिए कि भाई हाँ सीधा दिख गया 40 है, नहीं तो कोई क्या करेगा, क्वाड्रेटिक बनाएगा n² + n - 1640, फिर वो फैक्टराइज होगा नहीं, फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएगा ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स कर सकते हो आप, जितना मर्जी चाहो उतना कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। तो अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो भी बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे थे, ठीक है, लेकिन थोड़े और बेसिक क्वेश्चन ठीक है, तो ये भी कुछ PYQs ही है, इनको ट्राई करो, ये वाला सवाल, लेकिन ये थोड़ा बेसिक से थोड़ा ऊपर है ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ गया, टाइटल हालांकि बेसिक है बट उतना भी बेसिक नहीं है। तो ये वाला सवाल कैसे करेंगे सोचो आप, देखो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, अगेन सबसे पहले तो फॉर्म ही चेक करोगे, तो आप इसमें x का वैल्यू 2 डाल के देखो, 0/0 ही आ रहा होगा, ये तो आप खुद से कर लो, x का वैल्यू 2 डाल के देखो क्या ये 0/0 आ रहा है, पहले तो ये कंफर्म कर दो, तो 0/0 ही आ रहा है, यस और नो, -3 की पावर -1, तो देखो 0/0 ही तो आएगा ना, 0/0 ही आएगा, आप x का वैल्यू 2 पुट करके चेक कर लेना, तो ये 0/0 ही आ रहा है, राइट, मतलब है तो ये 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म है मतलब आप इसमें लगा सकते हो लॉपिटल, 0/0 फॉर्म है, तो अब दो चीजें कर सकते हैं, या तो फैक्टराइज कर सकते हैं या लॉपिटल लगा सकते हैं, क्योंकि रूट तो है नहीं तो रैशनलाइज तो नहीं करेंगे, राइट, तो इसमें हम दोनों ही मेथड डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लॉपिटल लगाने जाओगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, और वैसे भी आपको पता नहीं डिफरेंशिएशन उतना आता है कि नहीं, आपको ये पता है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, a की पावर x का, x की पावर n का नहीं, a की पावर x का, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू ln a, ये कितने लोगों को पता है, ये पता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3 की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 की पावर x, ये होता है 3 की पावर x इंटू ln 3, ये होता है, ऐसे मत कर देना ठीक है कि x इंटू 3 की पावर x - 1, ये गलत है, वो x की पावर n का होता है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, एक फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n - 1, इसका डिफरेंशिएशन होता है 3 की पावर x इंटू ln 3, ठीक है, ये होते हैं डिफरेंशिएशंस। तो यहां पे बेसिकली आप अगर डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब मना नहीं है, देखो कर सकते हो, अगर आपको ठीक से आता है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, और आंसर आपका सही आएगा। तो पहला मेथड तो ये है कि ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लो, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, राइट, ऑब्वियसली। तो यहां पे दूसरा मेथड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो देखो 3 की पावर x बहुत सारी, इधर भी 3 की पावर x, इधर भी ये, इसको आप ऐसे लिख लो 3 की पावर x, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3 मतलब 27, और नीचे है 3 की पावर x -12 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 की पावर x/2 और -3/3 की पावर x, ठीक है, तो बहुत आपको 3 की पावर x बहुत बार दिख रहा है ना, इधर भी 3 की पावर x है, इधर भी 3 की पावर x, इधर भी 3 की पावर x, और इधर 3 की पावर x/2। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, एक बहुत ही पावरफुल मेथड होता है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। तो यहां पे बेसिकली सिंस आपको बहुत बार 3 की पावर x दिख रहा है, तो आप 3 की पावर x को t पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन, तो एकदम से एक्सपोनेंशियल गायब हो जाएगा, खाली 3 की पावर x की जगह t आ जाएगा, फिर आप डिफरेंशिएट करो, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो डिफरेंशिएट करना भी आसान हो जाएगा, अगर आप डायरेक्टली लॉपिटल लगाओगे तो वो अकलमंदी नहीं है, वो बेवकूफी है वो।
ठीक है, डायरेक्टली लॉपिटल लगाओगे तो डिफरेंशिएट करना कितना मुश्किल होगा। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3 की पावर x ln 3, इधर भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल लगा के, ठीक है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बेटर क्या है कि 3 की पावर x को, या इनफैक्ट जो भी छोटी पावर होती है ना उसको t ले लिया करो। तो इधर तो 3 की पावर x है, लेकिन ये छोटी पावर है, राइट, x/2, तो जो भी छोटी पावर होती है ना उसको t माना करो। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब भी आप छोटी पावर को t मानते हो तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मान लो कि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर x t स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 3 की पावर x को t स्क्वायर पुट कर दो और इसको t मान लिया हमने, मतलब इसको अगर आप t पुट करोगे तो ये अपने आप t स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये t स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 27/t स्क्वायर, यहां पे है 12, और इधर अगर आप देखोगे तो 1/ इसको हमने माना है t, ठीक है, और इसको हमने माना है t स्क्वायर। तो ये आपका सवाल हो गया, और लिमिट भी चेंज हो जाएगा। देखो x का वैल्यू 2 है, t का वैल्यू कितना है, आप इसमें x का वैल्यू 2 पुट करो, अगर इसमें x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t का वैल्यू कितना आएगा वो निकालो। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t का वैल्यू 3 आएगा ना, तो लिमिट t विल बी टेंडिंग टू 3। ये पूरा आप देखो t में आ गया, तो t में लिमिट भी आनी चाहिए। तो अब ये एक नया सवाल बन गया, और ये सवाल आसान है, राइट, क्योंकि अब आप इसमें सिंप्लीफाई करोगे, t की पावर 4, यहाँ पे -12t स्क्वायर और +27 ये आ रहा है, और इधर आ जाएगा t-3, सिंप्लीफाई कर लो मतलब, तो ये सिंप्लीफाई कर लो, और ऊपर वाला फिर फैक्टराइज भी हो जाएगा, है ना, 27 है तो 9 और 3 में, तो बेसिकली ऊपर वाला फैक्टराइज भी हो जाएगा, t² - 3 और t² - 9। वो जो t² - 9 है उसको फर्दर भी फैक्टराइज कर दो, है ना, t² - 9, तो ये आ गए फैक्टर्स, ठीक है, और यहाँ पे t-3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अब t का वैल्यू 3 पुट कर दो, तो t का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 9 - 3 तो ये 6, और ये 3 + 3 6, तो 6 × 6 36 आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है, 36 इज द, तो ये आसान मेथड है, राइट, समझ में आया। इस तरह के सवाल जब आएंगे, ये भी जेईई मेन का सवाल ही है, तो ऐसे सवाल भी आते हैं और ऐसे वाले भी आते हैं, दोनों ही आते हैं। मतलब वही है ना कि आप किसी एक चैप्टर के भरोसे तो कभी बैठ ही नहीं सकते हो, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे डिफिकल्ट, ये इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ मतलब थोड़ा सा एक अप्रोच है कि भाई सब्सटीट्यूशन से आप करोगे तो ईजिली होगा, डायरेक्टली कुछ भी। अब यहाँ पे आप चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, है ना, ये भी देखो 0/0 है, इसमें भी आप t का वैल्यू 3 पुट करके चेक करो, दिस इज ऑल्सो 0/0। तो अगर आपको ये सब फैक्टराइज नहीं करना है, आप इधर लॉपिटल लगा लो, 4 × t³ आ जाएगा, ये 24t आ जाएगा, और नीचे 1 आ जाएगा, और उसमें t का वैल्यू 3 पुट कर दो, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉपिटल लगाना ईजी है, डायरेक्टली लॉपिटल लगाओगे डिफिकल्ट है। तो फर्स्ट ऑलवेज सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे चमकेगा मुझे सर, सब्स्टिट्यूशन चमकना चाहिए अगर बहुत सारी चीजें तुम्हें एक जैसी दिख रही है ना, बहुत सारी चीजें तुम्हें अगर एक जैसी दिख रही है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, जिंदगी थोड़ी सिंपल हो जाएगी। इसी तरह से अभी जो रिसेंट था उसमें बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल भी आए थे 2023 के पेपरों में। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है कि tan ऑफ cos इनवर्स, sin ऑफ cos इनवर्स, sec ऑफ cos इनवर्स, हर ब्रैकेट के अंदर cos इनवर्स, तो cos इनवर्स को t मान लो, cos इनवर्स को थीटा मान लो, कुछ ना कुछ मान लो। तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको एक ही चीज बहुत बार दिख रही है ना, उसको t मान लो। तो ये भी आप कहीं पे अपने नोट्स में लिख दो, ये जो छोटी मोटी बातें मैं बोलता हूं वही इंपॉर्टेंट है ना, ये सवाल का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सवाल से हमने क्या सीखा कि अगर एक ही चीज बहुत बार दिखे तो उसको t मान लो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में रखना, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये जेईई एडवांस का है, ये थोड़ा भयंकर है, ठीक है, भयंकर नहीं है, मतलब बस आपको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है इसमें। इट इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड लिमिट्स। तो देखो इसमें है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 और इतना छोटा सा ही सवाल है ठीक है। तो आप इसमें π/2 पुट करो पहले तो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 0/0 आ जाएगा, अभी चेक मत करो, टाइम वेस्ट होगा, आप 0/0 आ जाएगा। आप देखो ना, आप π/2 पुट करोगे तो ये sin 3π/2,
साइन ऑफ 3π/2 -1 होता है, और उधर साइन π/2 वो +1 होता है, तो -1 + 1 आ गया ना, 0 आ गया न्यूमरेटर में। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 0 ही आएगा। आप x का वैल्यू π/2 पुट करोगे, मतलब बेसिकली ये जो सवाल है 0/0 फॉर्म का सवाल है, 0/0 फॉर्म है ये। अगर 0/0 फॉर्म है मतलब आप दो चीजें कर सकते हो, या तो फैक्टराइज कर लो या लॉपिटल लगा लो। अब अगेन लॉपिटल लगाना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ऑब्वियसली इट इज टफ, है ना। लॉपिटल लगाओगे तो आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल, है ना, सब पूरा, मतलब पूरे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो क्या करोगे, एक बार और लॉपिटल लगाना पड़ेगा। 2 बार लगाया फिर से 0/0 आ रहा है, तो फिर एक बार और लगाना पड़ेगा, 3 बार लगाना पड़ेगा। तो लॉपिटल इज नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशन। मतलब कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, आंसर भी आएगा, बट लेंथी पड़ेगा, राइट। तो यहां पे ज्यादा बेटर मेथड क्या है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगा के, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो जैसे यहां पे लगेगा साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन कॉस होता है ना, तो 2 साइन और कॉस, ठीक है। तो c प्लस d/2 तो 4x/2 2x, और c माइनस d/2 तो 2x/2 x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा, और नीचे देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर जो है उसको ध्यान से देखो, ये वाला जो है इसको तो मैं सेम टू सेम लिख देता हूं, 2 साइन 2x और साइन 3x/2, ठीक है। तो ये तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया। इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को क्लब कर लेना, तो ये बन जाएगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d लगा दो इन दोनों के ऊपर, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आप लगा दो cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d क्या होता है, ये होता है -2 साइन साइन होता है, -2 साइन साइन आता है ना, c प्लस d/2, तो c प्लस d करो तो 8x/2, 8x/2 मतलब 4x, और उसका भी आधा तो 2x, ये आएगा। और यहां पे क्या आएगा, cos c माइनस cos d, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2x/2, मतलब x आ गया, तो x/2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज x/2, और यहां पे आपका कॉमन आ जाएगा √2, है ना। √2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 + cos 2x, तो 1 + cos 2 थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, ओके। तो ये आ जाएगा, देखो अल्टीमेटली, तो ये समझ में आया। अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू π/2, ठीक है, π/2 को टेंड कर रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, cos x की वजह से, क्योंकि cos π/2 0 होता है ना। देखो यहां पे अगर आप π/2 पुट करोगे, अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, राइट, क्योंकि sin 2π बनेगा, sin 2π तो वो भी 0 हो जाएगा, यस। तो आप एक काम करो, ये जो sin 2x है इसको लिख दो 2 sin x cos x, इसको लिख दो 2 sin x, तो 2 sin x और cos x, समझ गए, 2 sin x cos x। इसको भी लिख दो 2 sin x cos x, या पहले एक काम करो, यहां से 2 sin 2x और 2 sin 2x कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको कॉमन निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर में कितना बन रहा है, न्यूमरेटर में ये बन जाएगा 4 × 4 16, तो 16 √2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो न्यूमरेटर है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, ये कॉमन आ जाएगा 2 sin 2x कॉमन, तो बचेगा साइन सी माइनस साइन डी ना, साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos साइन, ये होता है। तो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये 4x/2 मतलब 2x का आधा x, और यहाँ पे माइनस करो तो 2x/2 x और x/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये c प्लस d/2 किया मैंने, c माइनस d/2 किया, आप खुद से दिमाग में कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 √2 और cos स्क्वायर x,
ठीक है, तो ये आ रहा है देखो ओवरऑल। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो साइन 2x है इसको भी आप लिख दो 2 sin x cos x, इसको भी आप लिख दो 2, ठीक है, तो 2 इंटू येल्लो से ही करते हैं, ठीक है, 2 sin x cos x लिखो इसको भी, तो ऐसे कर देते हैं 2 sin x और cos x, ठीक है। तो अब आपको ये दिख गया ना कि cos स्क्वायर पूरा कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो जो रास्ते का काटा था वो हट गया ना भाई। cos π/2 0 होता है, तो cos की वजह से ही 0/0 आ रहा था, अब 0/0 नहीं आएगा, है ना। ऊपर cos π/2 की वजह से ही तो cos π/2 0 होता है, ये 0 बन रहा था, नीचे भी 0 बन रहा था, तो cos स्क्वायर कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या, बचा ये। अब जो बचा कुचा है उसमें आप सब्सटीट्यूट कर दो π/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया, तो 8 यहाँ पे 8 sin x, ठीक है, ये sin x, एक ये बचेगा sin ऑफ x/2, तो ये और -2√2। तो बस अब जो बचा हुआ है उसमें आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो बस ये एडवांस का सवाल था, बताओ हो गया खत्म, ठीक है। तो इतना तो करना पड़ेगा अभी एडवांस में। sin π/2 1, यहाँ पे भी sin π/2 1, ये बन जाएगा sin π/4, ठीक है, और ये 2√2, तो अल्टीमेटली 16√2, ये आ जाएगा 4√2, ठीक है, -2√2, तो 8 आ गया ना फाइनली। कितना आ गया, 8 इज द आंसर, फाइनल आंसर इज 8। चमक गया कि नहीं? तो ये था जेई एडवांस का PYQ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ओवरऑल कुछ नहीं है, आपको रास्ते का जो काटा है ना उसको हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फैक्टराइज करते जाओ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगाते जाओ, ये सिंप्लीफाई होता जाएगा और फाइनली सब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यस, दिस वाज जेई एडवांस का सवाल, 0/0 फॉर्म का ही सवाल था। अभी हम एंटर करते हैं इन्फिनिटी में। तो अगर देखो, अगेन फिर से मैं आपको फिक्स मेथड बताने जा रहा हूं, अगर दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए जिसमें लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा है या x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी लिखा है, कोई भी सवाल आ जाए, उसका अप्रोच यही होता है, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो आप x को पुट कर देना 1/t, तो वो जो पूरा सवाल होगा ना वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा t टेंडिंग टू 0, ठीक है। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का सवाल है तो आप तुरंत x को क्या पुट कर दोगे, 1/t। अब x इन्फिनिटी कब आएगा, x इन्फिनिटी तभी आएगा ना जब ये 0 हो जाए, तो t विल बी टेंडिंग टू 0, तो जो x का सवाल होगा ना वो पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली इन्फिनिटी का सवाल 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है, दुनिया का कोई भी सवाल जिसमें लिखा हुआ है x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी, तो आप सब्सटीट्यूशन यूज कर लेना -1/t, तो अगेन t टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, मतलब बेसिकली आप यहां पे इसको अच्छे से लिख लो। अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का कोई भी सवाल आएगा तो सब्सटीट्यूशन क्या यूज करेंगे, हम पुट कर देंगे x को 1/t, और अगर इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो हम सब्सटीट्यूशन क्या यूज करेंगे, हम x को पुट कर देंगे -1/t। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, तो बस आपके सारे सवाल हो जाएंगे इसी से, इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक है, तो एक शॉर्टकट भी डिस्कस करते हैं। ये शॉर्टकट होता है स्पेशली पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अच्छा, ये शॉर्टकट करने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल है, ठीक है, तो बिना मतलब पहले शॉर्टकट यूज नहीं करते, पहले प्रॉपर मेथड मैं आपको बताता हूं। तो अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया, मान लो जैसे ये सवाल आ गया, तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे तो 2 × इन्फिनिटी + 3/5 × इन्फिनिटी -4, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी + 3, तो इन्फिनिटी के सामने ये 3 की कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इन्फिनिटी आ जाएगा और ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी ना, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स है, तो ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी फॉर्म है, राइट। लेकिन अगर इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड हमने अभी अभी पढ़ा कि x को पुट कर दो 1/t, तो क्वेश्चन हो जाएगा t टेंडिंग टू 0 में, और जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1/t आ जाएगा,
तो ये हो गया, देखो ध्यान से, तो ये उसका प्रॉपर मेथड। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा, और t का वैल्यू 0 पुट कर दो, समझ गया ना, t का वैल्यू 0 पुट कर दिया, 2/5 आएगा। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड लॉपिटल भी लगा सकते हो भाई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में भी लॉपिटल लगता है, तो आप लॉपिटल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 5, तो आ गया ना 2/5। ये सीधा ही आ गया, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, 2/5 आएगा। और सिमिलरली उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी शॉर्टकट पे आ जाते हो। शॉर्टकट देखो, अच्छा अगेन जब भी देखो मैं शॉर्टकट बताता हूं तो शॉर्टकट की हमेशा क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है, राइट। शॉर्टकट जानना अच्छी बात है, लेकिन कब लगा सकते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट कब लगा सकते हो, तभी लगा सकते हो जब ऐसा कोई सवाल आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल की डिग्री चाहे कुछ भी हो, है ना, जैसे लीनियर बाई, जैसे ये लीनियर बाई लीनियर था, है ना, ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है। तो कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, तो आप शॉर्टकट लगा के सीधा आंसर बता सकते हो। बट पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल होना चाहिए। ऐसा कल को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ln x का स्क्वायर है प्लस समथिंग समथिंग e की पावर, ये सब नहीं चलेगा। पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऐसे सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस में शॉर्टकट लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ गया तो आप कर सकते हो शॉर्टकट से। अब शॉर्टकट होता क्या है, देखो यहीं से देख लो आप। शॉर्टकट अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है, बेसिकली 3 केस बनाने पड़ेंगे शॉर्टकट के लिए। या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होगा, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, ऊपर भी क्यूबिक नीचे भी क्यूबिक, तो या तो दोनों का डिग्री बराबर होगा, या न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है, मतलब ऊपर क्यूबिक नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। या फिर ऐसा होगा कि भाई नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर क्यूबिक नीचे क्वाड्रेटिक समथिंग, मतलब 3 केस बनेंगे, राइट। आप समझ गए ओवरऑल। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो शॉर्टकट ये होता है कि सीधा आप आंसर बता सकते हो। डायरेक्टली आंसर होता है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर डिवाइडेड बाय, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल है इसी में देख लो, यहाँ पे ये लीनियर है, x की पावर 1 x की पावर 1, तो लीनियर बाय लीनियर है। लीनियर में है ना हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 1 होती है हाईएस्ट, क्योंकि 1 से ज्यादा तो है ही नहीं x की पावर। तो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x की पावर 1 का, यही आंसर आएगा हमेशा। सिमिलरली यहां इसका आंसर आएगा 2/3। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो अगर आपको ये शॉर्टकट पता है तो। क्वाड्रेटिक बाय, अगर कोई क्यूबिक बाय क्यूबिक है उसमें भी x क्यूब का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x क्यूब का कोएफिशिएंट। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, मतलब मान लो कल को ऐसा सवाल आ गया -x³ प्लस x प्लस 1 और नीचे है माइनस या इसको प्लस ले लो, है ना, क्यूबिक ऐसा कुछ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, डिग्री सेम है तो आंसर आएगा -1 बाय +1, मतलब ओवरऑल -1 इज द आंसर, ठीक है। तो आप हमेशा ये शॉर्टकट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे डिग्री सेम होनी चाहिए और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होना चाहिए, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्लियर है। अब मान लो कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है ना, ऐसा कोई सवाल आ गया जिसमें ऊपर तो क्वाड्रेटिक है और नीचे लीनियर है, नीचे वी हैव 5x + 4 ऐसा कुछ, ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसका जो आंसर आता है ना ये हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, आप ऐसा समझो ना कि x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो याद करने का तरीका ये हो गया कि यार x बहुत बड़ा है इन्फिनिटी और न्यूमरेटर बड़ा है, राइट। न्यूमरेटर विल बी बेसिकली इन्फिनिटी का स्क्वायर और नीचे खाली इन्फिनिटी आएगा, तो अभी भी न्यूमरेटर बहुत बड़ा है ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको आपने स्क्वायर कर दिया तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, और नीचे अभी भी इन्फिनिटी ही है,
तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, ओवरऑल इन्फिनिटी आएगा ना, मतलब ओवरऑल नॉट डिफाइंड आएगा। हम जब भी लिमिट का आंसर देना होता है तो फाइनाइट में देना होता है। अगर आपका आंसर पहली बात तो इन्फिनिटी में आ रहा है मतलब इट इज नॉट डिफाइंड। लिमिट का आंसर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है ना, इनफाइनाइट मतलब ही नॉट डिफाइंड। अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है मतलब दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट डिफाइंड या बेसिकली इसका और बेटर जो वर्ड है दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ गया, इसका जो बेटर वर्ड है वो क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां पे हमेशा आपका आंसर यही आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया कि भाई अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है ना, तो आंसर हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। और अगर न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, राइट, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है ना, प्लस 4x प्लस 7 समथिंग लाइक दिस एंड लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इस केस में आंसर हमेशा 0 आता है, क्योंकि अब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। आप खुद ही सोचो ना, एक छोटा सा नंबर है उसको आपने डिवाइड कर दिया एक बहुत बड़े नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। एक छोटा सा नंबर ले लो, उसको डिवाइड करो एक बहुत बड़े नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। तो हमेशा ये डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, अगर दोनों की डिग्री बराबर है तो कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसीलिए डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो छोटा अपॉन बड़ा, तो दैट इज 0। ठीक है, तो उस केस में आंसर आपका हमेशा 0 होता है। यहाँ पे हमेशा आंसर ये इसका और उसका आंसर फिक्स है, यहाँ पे कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये समझ गए। अच्छा, इसमें थोड़ा और समझाता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना, कभी कभी डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में होता ही नहीं है। ऑप्शन में इन्फिनिटी एक ऑप्शन होता है और एक ऑप्शन होता है माइनस इन्फिनिटी। तो मतलब आंसर डज नॉट एग्जिस्ट तो है, ठीक है, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट तो है, बट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों आ रहा है? इन्फिनिटी आया था इसीलिए आपने डज नॉट एग्जिस्ट मार्क किया, या माइनस इन्फिनिटी आया था इसीलिए आपने डज नॉट एग्जिस्ट मार्क किया। तो आपको ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट देंगे नहीं, एक ऑप्शन होगा इन्फिनिटी, एक ऑप्शन होगा माइनस इन्फिनिटी। तो उसके लिए देखो आपको हमेशा क्या देखना होता है कि जो हाईएस्ट पावर है ना, जैसे यहां पे हाईएस्ट पावर कौन सा, एक्स स्क्वायर, उसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब +1 है यहां पे। तो अगर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो प्लस इन्फिनिटी आंसर आता है। और अगर यही सवाल ऐसा होता है ना, मान लो कि यहां पे सवाल होता -5x² या ऐसा कुछ, तो अगर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और फिर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, ऐसा सवाल है, तो फिर आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी। मतलब बेसिकली माइनस आएगा अगर ये माइनस है तो, और प्लस आएगा अगर ये प्लस है। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है कि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं, कितने लोगों को समझ में आया? अगर ये सवाल है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, अगर मैं इसको प्लस कर दूं ना तो अब प्लस इन्फिनिटी आएगा। बट चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, आपको आंसर यही बताना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट। बट फिर भी जबरदस्ती कभी कभी ना पूछते हैं, आपका नॉलेज चेक करने के लिए आपको क्या करेंगे, ऑप्शन में मान लो डज नॉट एग्जिस्ट है ही नहीं, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या टिक करोगे? अगर यहां पे देख लेना कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये टिक करोगे, अगर नेगेटिव है तो ये टिक करोगे। और अगर डज नॉट एग्जिस्ट भी है ऑप्शन में, अगर ऐसा एक ऑप्शन है कि प्लस इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी और एक ये भी है, तो फिर यही करोगे भाई, इसका करेक्ट आंसर तो यही है। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं है और ये दोनों ऑप्शन में है तो फिर इनमें से भी कर सकते हो, मतलब दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, बट करेक्ट आंसर तो यही है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आया भी है, इसीलिए कह रहा हूं, उसमें खाली इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी था, ये तो था ही नहीं। तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अच्छा इन दोनों में से कौन सा वाला जिसकी वजह से डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। ठीक है, मतलब हु इज द कल्प्रिट, कल्प्रिट कौन है वो ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्लियर है, राइट? और आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं देखो ये वाला जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसमें कोई नया मेथड नहीं है। अगर आपको कोई भी सवाल आ जाए जिसमें 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका मेथड क्या होता है? देखो इसका मेथड ये होता है, स्टेप वन है कि 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो। अगर इसका कोई भी सवाल आ जाएगा
तो आप क्या करोगे, आप सवाल को कन्वर्ट कर दोगे 0/0 में या फिर इन्फिनिटी में, और फिर इन्हीं के मेथड्स लगाओगे। मतलब या तो आप फैक्टराइज करोगे या रैशनलाइज करोगे या लॉपिटल लगाओगे। तो कोई नया मेथड है ही नहीं, ठीक है। अगर दुनिया का कोई भी सवाल आता है जिसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये बन रहा है या ये बन रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ ना कुछ चालाकी लगा के ये आपको सीखना पड़ेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, बट आपको कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, कन्वर्ट करो और फिर इसी के मेथड्स लगा दो। एक बार कन्वर्ट हो गया, 0/0 में कन्वर्ट हो गया, तो 0/0 का कोई भी एक मेथड आप उसमें यूज कर लो। तो कोई अलग से मेथड नहीं है, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई अलग मेथड है ही नहीं, ठीक है। यस, अब जैसे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे ये सवाल है, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, आप इसमें x का वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो ये रूट के नीचे देखो क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस ओवरऑल इन्फिनिटी आएगा ना, और ये माइनस है और ये भी इनफाइनाइट। तो कौन सा फॉर्म है ये, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दिख गया है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है ये, तो यहां पे साइड में लिख लेते हैं, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, ये वाला फॉर्म है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, मुझे 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, हमने यही तो पढ़ा था ना कि जब भी ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जिसमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा है, तो x को पुट कर दो 1/t, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो x को पुट कर दो 1/t, है ना। जैसे ही आप 1/t पुट करोगे, ये t टेंडिंग टू 0, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, जहां जहां पे x है वहां पे 1/t, ठीक है, समझ गए। तो ये और यहाँ पे 5/t, ये आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा इसको सिंप्लीफाई करो, एक बार इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करो, 0/0 आपको दिख जाएगा, फिर 0/0 का मेथड लगा दो, ठीक है। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस 3t, है ना, ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये t स्क्वायर का रूट, तो t आ जाएगा ना नीचे, और नीचे इधर भी t है, तो आप ऐसे कॉमन t लिख देना, ठीक है। ये आ गया, सिंप्लीफाई करते ही ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये अगर आपको दिख गया तो बस, अब ये 0/0 फॉर्म है, ध्यान से देखो, इसमें t का वैल्यू 0 पुट करो। अगर आप t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो रूट 25 5 होता है, 5 - 5/0 दिख गया ना। ये 0/0 में सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया, आंखों में चमक आ गई आंखों में चमक आ गई। तो अब ये 0/0 बन गया। अब अगर ये देखो स्टार्टिंग में 0/0 नहीं था, लेकिन कन्वर्ट कर दिया हमने। तो कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है कि x को 1/t पुट कर दिया करो, या एलसीएम वेलसीएम लेना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है ना। इसका भी कोई फिक्स मेथड नहीं है, बट इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई वो कन्वर्ट हो जाएगा। और एक तरीका ये तो है ही कि x को पुट कर दिया करो 1/t। अगर माइनस इन्फिनिटी होता तो -1/t, x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी होता तो -1/t, ठीक है। बट यही उसका मेथड है। अब ये 0/0 बन गया, तो क्या करेंगे फिर, रूट दिख रहा है ना, रूट दिखे तो रैशनलाइज कर लो, तो इसको कर लो रैशनलाइज, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर दूं क्या रैशनलाइज, ऊपर नीचे, या तो चलो लिख देते हैं, है ना। तो ऊपर नीचे आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर भी वही नीचे भी वही। तो देखो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, तो अब ये और ये क्लब हो जाएगा, ये a - b a + b, तो अल्टीमेटली a² - b², तो 25 ये भी इसका स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर आएगा 25 - 3t, और उसका स्क्वायर आएगा 25, फिर माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बेसिकली -3t आएगा। तो जब ये दोनों क्लब हो जाएंगे तो ऊपर आएगा -3t और नीचे है t, और एक ये बचेगा, ठीक है। इसमें तो आप t का वैल्यू 0 ही पुट कर दो,
तो 5 + 5 10 है ये, और ये t से t भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली इट इज -3/10। चमक गया? फाइनल आंसर जो बनेगा दैट इज -3/10 इज द आंसर। ठीक है ना? तो समझ गए, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्लियर है क्या? एक और सवाल करो, चलो ये वाला सवाल, ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? यहां पे भी वही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिख गया है ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये पूरा इनफाइनाइट माइनस ये भी इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ये, तो क्या करेंगे? x को पुट कर देंगे 1/t। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 और अंडर रूट, और जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1/t। ठीक है, तो ये फिर ये चमका -a/t। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - t + t² इसका रूट, और नीचे t² आ जाएगा ना, t² का रूट t, तो ये आ गया। देखो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस एंड लिमिट t टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहां पे चेक करो। अब देखो यहां पे थोड़ा सा सवाल उल्टा है, इसका लिमिट आपको बोला है कि b है, जो भी इसका लिमिट निकल के आएगा दैट इज b, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। भाई क्वेश्चन वाले भाई साहब ये बोल रहे हैं कि इसका लिमिट b आएगा, मतलब कुछ ना कुछ लिमिट आएगा, कुछ ना कुछ लिमिट आएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है ना जब 0/0 फॉर्म बनेगा, है ना। देखो ये भी कॉन्सेप्ट होता है, ये भी आप चाहो तो लिख लो। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब 0/0 फॉर्म बनेगा, देन ओनली लिमिट विल एग्जिस्ट। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अच्छा पहले तो आप इसमें बता दो a का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, a का वैल्यू, क्योंकि देखो आप t का वैल्यू 0 पुट करो, तो t का वैल्यू 0 पुट किया तो √1, ठीक है, ये 0 -a/0, तो पहली बात तो 0/0 बनना चाहिए। 0/0 तभी बनेगा जब आप a का वैल्यू कितना लोगे? 1 लोगे, है ना। a का वैल्यू आपको 1 लेना ही पड़ेगा, तभी 0/0 बनेगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अब इसका क्या लॉजिक होता है कि 0/0 में ही क्यों लिमिट एग्जिस्ट करती है? क्योंकि तभी करेगी ना, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a का वैल्यू 1 नहीं है ना, इसका उल्टा मान लेते हैं। अगर a का वैल्यू 1 नहीं है तो कुछ तो होगा, है ना। अगर a का वैल्यू 1 नहीं है तो मान लेते 2 है, लेट अस अज्यूम कि a का वैल्यू 2 है, तो ये ओवरऑल कितना आ गया? ओवरऑल ये -1/0 आ गया, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये -∞ हो जाएगा, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया ना। मतलब लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी ना अगर मान लो कि ऊपर फाइनाइट आ गया और नीचे 0 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। भाई अगर आपने a का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी ले लिया तो ऊपर फाइनाइट आ जाएगा, ऊपर कुछ ना कुछ आएगा और नीचे 0 आ गया, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? इन्फिनिटी या -∞। तो अपने को यही रिपोर्ट करना पड़ेगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी ना जब 0/0 बनेगा। अब देखो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि a का वैल्यू 1 हो गया। अगर a का वैल्यू 1 हो गया तो ये 0/0 बन गया, यहां पे भी आप a का वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, अगर a का वैल्यू 1 हो गया तो अब ये 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म का आंसर फाइनाइट आता है क्या? अभी आ जाएगा। देखो आप इसको रैशनलाइज करोगे ना, रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करेंगे तो a² - b², तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आप खुद से मतलब अपने दिमाग में रैशनलाइज करो, तो ये आएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, और एक कॉन्जुगेट फैक्टर भी आएगा, राइट। तो ये आएगा देखो ओवरऑल दिस +1, ये बनेगा, ये बनेगा रैशनलाइज करने के बाद। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद ये आएगा। हमने ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा सिंप्लीफाई करके ये आएगा। अब t से t कैंसिल कर देना, t और एक t यहाँ पे भी कैंसिल, मतलब बेसिकली -1 + t, और नीचे t का वैल्यू 0 पुट कर देना, तो 1 + 1 2। ठीक है, और इधर भी t 0 है, तो -1/2 आ गया ना, तो ये आ गया b का वैल्यू, तो लिमिट निकल के आएगी -1/2। ठीक है, मतलब बेसिकली फाइनाइट आंसर आ गया ना। तो b का वैल्यू है ये और a का वैल्यू है ये।
तो फाइनली ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, ठीक है। ए और बी का वैल्यू अपने को बताना था। तो क्लियर एकदम। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब 0/0 बनेगा, तो वहां से एक वेरिएबल वहीं से आ जाता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं रिवर्स क्वेश्चन है, राइट। लिमिट गिवन है और ये निकालना आपको, लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, तो एक आपको लिमिट एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी, वहां से एक वेरिएबल का एक इक्वेशन वहां से आएगी, एक वेरिएबल का वैल्यू वहां से आएगा, और दूसरा आएगा जो आपको लिमिट एक्चुअली गिवन है उससे इक्वेट करके, जो आपने निकाला और जो गिवन है दोनों को इक्वेट करके दूसरा वाला आएगा। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इस तरह के सवाल में यही होता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। एक लिमिट एग्जिस्ट करवाओ और दूसरा लिमिट निकाल के इक्वेट कर दो जो भी गिवन है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। यही है रिवर्स क्वेश्चन, यही है, ठीक है। तो अभी हमने जो किया दैट इज एक्चुअली रिवर्स क्वेश्चन ओनली। यहाँ पे देखो आपको लिमिट का आंसर गिवन है, तो अब आप फिर से वही सोच के बताओ, अगर मैं डायरेक्टली इसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर दूं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करोगे तो x का वैल्यू 0 है, तो ऊपर आ गया √b-2 अपॉन x का वैल्यू 0 है। तो अब आप खुद ही सोच के बताओ कि b का वैल्यू क्या लेना चाहिए कि 0/0 आ जाए। 0/0 आएगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा, और ये 0 तभी होगा जब b का वैल्यू 4 आ जाए। तो बस b का वैल्यू आ गया। एक बार b का वैल्यू आ जाता है तुरंत इसमें वापस पुट कर दिया करो। तो अब आपका सवाल ये बन गया, देखो, और अब आप इसको रैशनलाइज करके, क्योंकि रूट दिख रहा है तो रैशनलाइज करो, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ax आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा। ये रैशनलाइज आप दिमाग में कर पाते हो क्या? हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग भी ऐसे लिख पाते हो कि नहीं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये रैशनलाइज करके ये आ गया और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली a और x का वैल्यू भी 0 पुट कर देना, 2 + 2 तो 4 आ रहा है, और ये कितना गिवन है, 1 गिवन है, तो a का वैल्यू भी 4 आ जाएगा। तो ये रिवर्स क्वेश्चन समझ में आ गए। रिवर्स क्वेश्चन मतलब एक तो आपको 0/0 बनाना पड़ेगा और दूसरा लिमिट निकाल के इक्वेट करना पड़ेगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आपका आंसर आएगा। ये भी रिवर्स है, ये जेई मेन का PYQ है, ठीक है। तो ये ट्राई करो, ठीक है। अच्छा ये अभी के लिए नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसको अभी होल्ड करो, ठीक है। ये हम अगली क्लास में करेंगे फिर, तो इसको थोड़ा होल्ड कर दो, ये अभी हो जाएगा, है ना। इसको आप अभी बता दो, चलो ये भी PYQ है, ये कैसे करेंगे। तो अगेन 0/0 बनना चाहिए, है ना। 1² - a + b, तो पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, है ना। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से ये आ रहा है, इसका मतलब ये जो ऊपर वाला है उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैंने डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिया, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि भाई जो a है उसका वैल्यू आ गया b+1, तो एक इक्वेशन ये आ गई, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर आप लॉपिटल लगा दो, तो 2x - a और नीचे 1 - 0, ठीक है। और लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये आ रहा है देखो, एंड दिस इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू कितना, -3, और अगर a का वैल्यू -3 है तो b का वैल्यू -4, इसमें पुट कर देना, ठीक है। तो आपको पूछा है a + b, तो a + b -7, ठीक है। तो फाइनल आंसर C। सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन। एक आपको 0/0 बनाना है और दूसरा आपको लिमिट निकाल के इक्वेट करना है, तो बस ये भी सिंपल है, ठीक है। अगला टॉपिक है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये भी कर लेते हैं सो दैट थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कितना टाइम बचा है वैसे, टाइम अभी है 10 मिनट, ठीक है। तो कर लेते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देखो एक ये भी बहुत पावरफुल मेथड है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इससे भी लिमिट के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही मतलब पावरफुल टाइप का मेथड है ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसमें आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कब लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या सर हर बार ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हर बार, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। और दूसरा कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें आप समझ जाओ, अगर 2 चीजें समझ में आ गई ना, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का लिमिट का कोई भी सवाल आप
आराम से कर लोगे, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो बाइनोमियल एक्सपेंशन सबको पता है, बाइनोमियल नहीं भी पता है तो कल ही स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ठीक है, तो कल पता चल ही जाएगा, बट यार थोड़ा तो आइडिया होगा ही, राइट। दिस टाइप ऑफ बाइनोमियल, ये NC1 NC2 ऐसा होता है ना, तो ये है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कब लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तभी लगा सकते हैं जब आपके पास इस तरह का, जैसे मान लो 1 प्लस डब्बा की पावर कुछ n है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। पहली बात तो इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए 1 प्लस समथिंग की पावर n, ठीक है, तभी तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं, क्योंकि दो टर्म होने चाहिए, 1 2 और पावर में कुछ भी, ठीक है, चलेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि इधर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1/2 है, √2 है, 1 के अलावा अगर कुछ भी है तो आप नहीं लगा सकते। लगा सकते हो मतलब 1 बनाना पड़ेगा पहले, अगर 1 नहीं है तो 1 को बनाओ फिर लगाओ, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, तो 1 होना चाहिए, 1 प्लस समथिंग होना चाहिए। अगर कल को मान लो ऐसा सवाल आ गया कि 2 प्लस एक्स की पावर n, तो इसमें बाइनोमियल मत लगा देना कि 2 प्लस nx। सर ने तो बोला था बाइनोमियल लगाएंगे हम, ये गलत है। बाइनोमियल तभी लगता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तभी लगता है जब 1 होना चाहिए, 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, और ये जो समथिंग है ना, ये टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तभी लगा सकते हैं। तो ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये समझ में आया टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तभी लगा सकते हैं जब पहला टर्म 1 होना चाहिए और दूसरा टर्म टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसके अलावा अगर कुछ भी है, कोई भी केस है, नहीं लगा सकते, ठीक है, ये क्लियर है। अब लगाएंगे कैसे, तो देखो कैसे लगाएंगे। जैसे आपके पास 1 प्लस डब्बा, इसको आप डब्बे की तरह ही समझो। अगर आपके पास है 1 प्लस डब्बा और इसकी पावर n, ठीक है, इसकी पावर n, तो इसका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेट, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ऐसा होता है ना, बाइनोमियल ऐसा होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, राइट। अब देखो अगर यहाँ पे 1 प्लस डब्बा है, तो पहली बात तो आप ये जितने भी x है वो बेसिकली डब्बा है, राइट, दिस इज डब्बा, इधर आएगा डब्बे का स्क्वायर, ये बनेगा ना। हम डब्बे के टर्म्स में बात करते हैं सारी, डब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है विच इज टेंडिंग टू 0, सो इट कैन बी x, x स्क्वायर, 2x, sin x, 10x। कल को 1 प्लस 10x की पावर आ गया तो भी कर सकते हो, है ना, बट टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। 1 प्लस cos x आ गया तो नहीं कर सकते, क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है ना, तो cos नहीं होना चाहिए, sin 10, sin इनवर्स, वैसा टाइप का कुछ भी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखो अगर डब्बा टेंडिंग टू 0 है, मतलब बहुत छोटा है, 0.0 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, 0.00001, मतलब ये जो डब्बा है वो टेंडिंग टू 0 है। टेंडिंग टू 0 मतलब ये बहुत छोटा होगा ना, ये ऐसा होगा 0.00000000000, है ना, इतना छोटा, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये जो डब्बा है वो मान लो कि आप 10 की पावर -10 टाइप का है, बहुत ही एक छोटू सा नंबर है। तो अगर आप डब्बे का स्क्वायर निकालोगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा ना, डब्बे का क्यूब निकालोगे तो वो तो और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। आप इमेजिन करो 0 पॉइंट, फिर आपको 30 टाइम्स 0 लिखना पड़ेगा, ऐसा 0 0 0 0 0 30 बार, और फिर 1, इतना छोटा हो गया ये। तो अगर ये डब्बे का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, तो उसमें होता क्या है कि ये जो हायर पावर्स है, जैसे डब्बे का स्क्वायर हो गया, डब्बे का क्यूब हो गया, डब्बे की पावर 4 आएगा, डब्बे की पावर 5 आएगा, वो वाले टर्म्स बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो डब्बा क्यूब है उसको 0 मान लो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये बहुत अप्रोक्सीमेटली 0 ही तो है, ये बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए इसके बाद वाले जितने भी टर्म्स है उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, इसी को तो बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो ये टर्म्स इतने छोटे आएंगे, इतने छोटे आएंगे कि उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब कभी कभी देखो ये सवाल पे डिपेंड करता है, तो कभी कभी आपको यहां तक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा और कभी कभी आपको यहां तक यूज करना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन,
है ना। तो कभी कभी आपको 2 टर्म्स का बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा, कभी कभी 3 तक भी जाना पड़ेगा, बट मैक्सिमम जो भी सवाल आज तक आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है वहां पे 3 तक ही जाना पड़ा है, उसके आगे कभी आपको जाना नहीं पड़ा है आज तक, ठीक है। वैसे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेसिकली है ना, या तो 2 टर्म्स तक वो पूछते हैं या 3 तक पूछते हैं। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हो, इसके बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब वो सब 0 0 0 0, ठीक है। इसके बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, इसका कोई एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं। लाइक एक पहले सिंपल एग्जाम्पल करो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा एडवांस का सवाल है सीधा। तो अगर मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच या 1 प्लस एक्स लिख दो आप, है ना, 1 प्लस एक्स की पावर लेटस से 30 है -1 अपॉन x, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां पे देखो x इज टेंडिंग टू 0, अगर x टेंडिंग टू 0 है मतलब ये टेंडिंग टू 0 है डब्बा, और इधर 1 भी है तो 1 है, डब्बा भी 0 है, मतलब लगा सकते हैं, राइट। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दो। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस nx आता है ना, तो 1 प्लस 30 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स होंगे बट वो सब हमने नेग्लेक्ट कर दी, 0 0 0 0 सब इसके बाद वाली, और फिर -1 है यहाँ पे और नीचे x है। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर x और x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर फाइनली 30 आ जाएगा ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30। तो अगर आप ये वाली लिमिट निकालोगे इट इज 30। अब यहां पे आपको कैसे पता चला कि यार 2 टर्म्स तक ही जाना है, आपने तीसरा क्यों नहीं लिखा। लिख सकते हो, मतलब देयर इज नो हार्म, ठीक है। आप लिखोगे ऑटोमेटिकली 0। देखो अगर मैंने इसमें अगला वाला टर्म भी लिखा होता, अगर मान लेते हैं कि भाई एक और टर्म लिख लेते हैं, तो अगला क्या आएगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2, यही आता ना, n-1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर। बट जब आप डिवाइड करोगे तो x बचेगा ना, एक x कैंसिल होगा तो एक x बचेगा, और x का वैल्यू 0 है तो वो अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा ना, एक x बचेगा ऊपर, और फिर उस x का वैल्यू 0 पुट करोगे वो 0 ही आएगा। तो जनरली जो इसका शॉर्टकट ये होता है कि नीचे सिंस आपके पास x की पावर 1 है तो ऊपर भी आप x की पावर 1 तक ही जाओ। अगर नीचे x स्क्वायर होता तो मैं ऊपर भी x स्क्वायर तक जाता, जितना पावर नीचे होता है ना उतने तक जाना होता है, इसका शॉर्टकट ये है। समझ में आया। अगर नीचे x स्क्वायर होता तो मैं ऊपर भी 3 टर्म्स लिखता, ऊपर भी मैं x स्क्वायर तक जाता। अगर नीचे x क्यूब है, ऊपर आपको x क्यूब तक जाना पड़ेगा, इसका अगला एक और टर्म आपको लेना पड़ेगा। तो जितना पावर नीचे होता है उतना आपको ऊपर भी लेना पड़ेगा, राइट।